Audio Jungle. नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल करियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। और आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने मेहमान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और सर, अपना परिचय दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरा नाम अरुण है। वर्तमान में मैं आयकर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है दिल्ली में है। जी सर, इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे होंगे आपसे, जो मेरे युवा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपके द्वारा ले सकें। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपका पर्सनली आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन सर, मैंने 10th की, 12th की, उसके बाद BSc किया दिल्ली विश्वविद्यालय से मैथ्स में। उसके बाद फिर मैंने MBA किया फाइनेंस और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद फिर मैंने MA भी किया इग्नू से। जी जी। दोस्तों, मैं सर से एक सवाल और करना चाहूँगा आपके लिए। जी सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत अच्छे लेवल की है। जी। लेकिन मैं अपने युवाओं को बताना चाहता हूँ आपके द्वारा जी कि अगर एक युवा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है या इसमें और भी पद हैं, जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा आने वाले क्वेश्चंस में, जी, तो सर इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है? जी, बताइए सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, UPSC के बाद उसी का नंबर आता है। UPSC ग्रुप A ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप B और ग्रुप C को रिक्रूट करता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है SSC CGL। CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसका मतलब है कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जी जी, उन सब ग्रेजुएट्स के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है। ओके। उस कॉमन एग्ज़ाम में बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, आपका 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे। जी जी, ये जो ग्रेड पेज हैं, इन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम से रिक्रूटमेंट होता है SSC CGL से। ओके। जो 2400 और 2800 ग्रेड पे हैं वो क्लैरिकल पोस्ट होती हैं, जी, वो भी इसी एग्ज़ाम से रिक्रूट होते हैं। जो 4200 और 4600 ग्रेड पे हैं ओके, वो मिडिल लेवल पोस्ट होती हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जी, डिविजनल अकाउंटेंट। और जो 4800 ग्रेड पे हैं वो दो पोस्ट इसमें आती हैं SSC CGL में। एक है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये दोनों पोस्टें 4800 ग्रेड पे की हैं और गजटेड है। जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि UPSC के बाद इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें गजटेड ऑफिसर डायरेक्ट बनने का भी मौका मिलता है। जी जी जी। अब जो इसमें मैंने आपसे सवाल किया था कि कम से कम क्या एजुकेशन होना चाहिए? हाँ, तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमें केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, केवल ग्रेजुएट। और ग्रेजुएशन में हमारा कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है कि हमें 70% लाने हैं, 80% लाने हैं। अगर हमारे 33% भी हैं तो भी हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो लेकिन आपका सिर्फ पास होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। जी जी, बताएं प्लीज़। ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम में बहुत सारी पोस्टें हैं, तो पोस्ट वाइज कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस की भी डिमांड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, तो वहाँ पर जो CA हैं, ICWA हैं जी, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। ये अगर किसी ने CA या ये कर रखा है तो उसको स्पेशली मौका दिया जाएगा। जी जी। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है। जी। बाकी जैसे कि एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपका स्टैटिस्टिक्स है ग्रेजुएशन में जी, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। पहला नंबर उसको प्रायोरिटी बेस पे दिया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में वो चीज़ होनी चाहिए उसकी, यानी कि अगर उसने BSc स्टैटिस्टिक्स से किया है तो वही अप्लाई कर सकता है उस पोस्ट के लिए, वही एलिजिबल है। ये स्पेशली दोस्तों स्पेशल बेनिफिट है ये। अगर BSc या जो सर बता रहे हैं उसके द्वारा कर रहा है तो उसके लिए स्पेशली बेनिफिट है और प्रायोरिटी बेस पे सिलेक्शन के चांसेस उसके हो जाते हैं अगर वो एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो। सर,
मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगा, जैसे क्वालिफिकेशन क्या हो गया, और सर आपने जैसे मेरा आपका डिस्कस हुआ था सर, एज को लेके मैं कुछ जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे हमारे कुछ पार्ट होते हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो इस टाइप का जो सर इसका एज के बारे में बताइए। एज का ये है कि जो ग्रुप सी पोस्ट है 2400 और 2800 ग्रेड पे वाली, उसके लिए जनरल के लिए एज है 18 से 27। 18 से 27, ओके। जो ओबीसी भाई बहन हैं उनके लिए 3 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 18 से 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। जी। जो एससी एसटी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओके। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए जनरल कैंडिडेट अगर है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी है तो 13 का है, और एससी एसटी है तो 15 का है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए एज लिमिट 32 है, 20 से 32, जैसे कि मैंने बोला जेएसओ जो पोस्ट है उसके लिए 32 साल की एज लिमिट है। बाकी पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए 20 से 30 साल है जनरल के लिए, और ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। ऐसे ही दिव्यांग भाई बहनों के लिए जनरल है तो 10 साल, ओबीसी है तो 13 साल, और एससी एसटी है तो 15 साल। दोस्तों, इसमें मैं सर की बात को रोकते हुए बताना चाहूँगा कि बहुत से जॉबों में एज लिमिट बहुत कम होता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल तौर पर फोर्सेस के अंदर 17.5 साल से 21 साल है, तो अभी इसमें जो एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे सर ने बताया 18 साल से लगभग 45 साल तक के आपके पास ऑप्शन हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जर्नल से हैं या ओबीसी से हैं या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं। और सर मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा क्वेश्चन जो है, जैसे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ये फॉर्म जो फिलअप होते हैं, क्या है ये फिज़िकली भरे जा रहे हैं या ऑनलाइन है, और जैसे ये एसएससी के थ्रू सीजीएल, इसमें थोड़ा आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी, एक तो सर जैसे कि आप जानते हैं आजकल सब ऑनलाइन है जी, तो एसएससी पहले ऑफलाइन फॉर्म भी भरवाता था, लेकिन अब प्योरली ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं। फ़ी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ फ़ी होती है जी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हर साल नोटिफिकेशन आता है, जैसे उसको बोलते हैं, अगर 2022 का है तो एसएससी सीजीएल 2022, 23 में आएगा तो एसएससी सीजीएल 2023 जी। और फॉर्म भरने के आप ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फिज़िकली देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम्स की बात करें अगर, तो एग्ज़ाम में 4 स्टेजेस हैं जी जी। एक है टीयर 1। टीयर 1 क्या है, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी कहते हैं, प्री एग्ज़ाम स्टार्टिंग वाला जो जी। तो प्री एग्ज़ाम में क्या है सर, 4 सेक्शन होते हैं जी। वही आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। ये 25-25 नंबर के 4 सेक्शंस होंगे जी जी, और 25-25 क्वेश्चंस होंगे और 25 ही मार्क्स होंगे जी। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए जी। और पेपर का जो टाइम है वो 1 आवर है, और पेपर अब कंप्यूटर पर ही होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। तो इसमें सर मैं अपने युवाओं को बताना चाहूँगा, दोस्तों इसमें आपको जो है सबसे पहले तो कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो सर ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है एक युवा और कंप्यूटर नॉलेज नहीं है या इंग्लिश की भी नॉलेज नहीं है, तो आप लोग उस एग्ज़ाम को प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको सुझाव है कि आपका इंग्लिश और आपका कंप्यूटर नॉलेज भी इसके साथ होना बहुत ही आवश्यक है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, सर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं प्लीज़, और भी जो आप अच्छी तरह से बताना चाहें प्लीज़ बताइए। सर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर का मास्टर होना है, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जी, कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सेल में काम कर सकते हैं, इस तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जब ऑनलाइन आएगा जी तो आपको टिक करना आना चाहिए। ऐसा बहुत बेसिक नॉलेज आपको चाहिए जी जी। और आजकल तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो ये डमी टेस्ट भी होते हैं, यानी कि ऑनलाइन आप डमी टेस्ट भी दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जी जी। फिर टीयर 1 के बाद टीयर 2 एग्ज़ाम होता है जी। टीयर 2 एग्ज़ाम को हम मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। उसमें मेनली मैथ्स का एक पेपर होता है, रीजनिंग का एक पेपर होता है, और जो
ऐसी पोस्टें हैं जैसे कि मैंने आपको बोला असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उन पोस्ट के लिए एक एडिशनल एग्ज़ाम भी होता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का स्पेशल एग्ज़ाम हो गया, जीएस का एक स्पेशल एग्ज़ाम हो गया 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से 4 पेपर होते हैं। ओके। फिर टीयर 2 के बाद आपका टीयर 3 होता है। टीयर 3 क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। टीयर 3 जो है वो पहले क्या होता था, इंटरव्यू जो होता था, अब उसको टीयर 3 कर दिया गया है। यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट है उसमें हम इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं। इंटरव्यू खत्म कर दिया उसमें? जी, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा लोगों का था कि बायस्ड हो जाते हैं, किसी को मार्क्स कम ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद ये इंटरव्यू को टीयर 3 से रिप्लेस कर दिया। तो टीयर 3 में अब क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर कुछ नहीं है, 100 मार्क्स का एक पेपर है, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, ओके, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है एस्से। आप ऐसे लिखते हैं उस पेपर में, लेटर लिखते हैं किसी को, हायर अथॉरिटी को, एप्लीकेशन लिखते हैं, या किसी पैराग्राफ की समरी लिखते हैं। इस तरह का पेपर होता है टीयर 3। फिर टीयर 3 को क्वालिफाई करने के बाद एक टीयर 4 और होता है। टीयर 4 क्या होता है? टीयर 4 उन पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो मिनिस्ट्रीज़ में असिस्टेंट के लिए जाते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ में नहीं होता, वो भी कुछ 1-2 मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वहाँ पे नहीं होता है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको, उसको बोलते हैं टेस्ट जी, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एक टेस्ट देना होता है, जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। आपका एक्सेल है, वर्ड है, उसमें आपकी कैसी कमांड है, इस तरह का एक स्किल टेस्ट होता है। और टीयर 4 के बाद फिर मेरिट बनती है। फिर मेरिट के बाद आपको, आपने जो पोस्ट का प्रेफरेंस भरा है जी, जैसे कि इस एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारी पोस्ट हैं जी, सीबीआई से लेकर के सीबीएन, इनकम टैक्स, सीबीआईसी जो जीएसटी वाला डिपार्टमेंट है, आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ऐसे, और आपका इलेक्शन कमीशन। तो बहुत सारी पोस्ट होने की वजह से आपसे प्रेफरेंस भी मांगी जाती है। तो जब आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं और आपके जो मार्क्स होते हैं, फिर आपकी कास्ट की कैटेगरी, इन सब के बेसिस पे एक मेरिट बनती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है और कहाँ पर मिली है, इंडिया की किस स्टेट में मिली है जी जी। तो उसके बेसिस पे फिर आपको सर्विस और स्टेट या जोन अलॉट हो जाता है, फिर आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हो। सर मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, जब एसएससी के थ्रू जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो जितनी पोस्टें आपने बताई हैं, इनका सबका एग्ज़ाम एक साथ होता है? हाँ, एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है, एक ही साथ होता है, एक ही साथ मेरिट बनती है। उसके बाद आपका मेरिट में जहाँ नंबर आता है तो आपको वही पोस्ट दी जाती है। आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, ओके, और मुझे लेकिन सीबीआई में जाना है, सब इंस्पेक्टर, और जो 40 to 100 ग्रेड पे का पोस्ट है, वैसे अगर आप पोस्ट वाइज देखें तो, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर है और मैं इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन मुझे जाना सीबीआई में है और मैंने एग्जाम को टॉप किया है, तो मैं उसमें जा सकता हूँ। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो मैटर करती है। ठीक है सर, आपने इसमें मुझे जानकारी दी, मेरे युवाओं को जानकारी दी, और इसमें एक सवाल और था, जैसे हम आपस में डिस्कस कर रहे थे सर, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस टाइप के जो ये एग्ज़ाम हैं, तो मैं इसमें एक सवाल मेरा ये है कि जैसे टीयर 1 का दिया, फिर टीयर 2 दिया, तो क्या ये सब एग्ज़ाम लगातार दे सकते हैं, या जैसे टीयर 2 को आप क्लियर करते हैं तभी टीयर 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे जी? इसमें मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। टीयर 1, टीयर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ओके, और जब तक आप पहले वाले लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। यही क्वेश्चन था सर मेरा, कि कई युवा ये सोचते हैं कि भाई हमें 3 एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद ही हमारी मेरिट बनेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टीयर 1, टीयर 2 को क्लियर करेंगे तभी आप टीयर 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, अन्यथा आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। सर इसमें और जानकारी लेना चाहूँगा, जैसे आपने एग्ज़ाम के बारे में भी दे दिया, पोस्टों के बारे में दे दिया, मेरिट के बारे में दे दिया, तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूँगा मेडिकल कंडीशन क्या है? जैसे इसमें मेडिकल वगैरह भी होता है, तो मेडिकल में एग्जाम्पल तौर पे क्या क्या ये लोग चेक करते हैं, क्या है? देखिए, जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं उनमें मेडिकल आर्मी की तरह तो नहीं होता है, मतलब टफ नहीं होता है, सिंपल मेडिकल है आपका। मतलब आपको कोई एक क्रॉनिक डिसीज़ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि जो सर्विस में आने के बाद ही आपको काम करने से रोक सके, ऐसी कोई सीरियस बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए।
नॉर्मल मेडिकल होता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए थोड़ा सा एडिशनल मेडिकल है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, ओके, जिसको हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। जी जी। वहाँ पर थोड़ा सा 1600 मीटर का कुछ वॉक कराते हैं, साइकिलिंग भी कराते हैं। सर ये तो मैं रोकना चाहूँगा, ये तो फिजिकली एक्टिविटीज में जी आता है। जी मेडिकल के ऊपर जैसे कि आपने बोला कि नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई परमानेंट ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आपका मेडिकल ओके हो जाएगा। जी जी। सर ये मेडिकल का हो गया, अब आ जाते हैं सर फिजिकल पे। जैसा कि आप बता रहे थे, हो जाता है। मैं इनको कंबाइंड टर्म सोच रहा था, नहीं मेडिकल फिजिकल, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने युवाओं को एकदम हर सब्जेक्ट पे अलग अलग बताने की कोशिश करता हूँ, और आप मेरी पूरी 100% हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो सर मुझे ये बताइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसमें? फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसा मैंने बोला कि आपको अगर मिनिस्ट्री में असिस्टेंट जाना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाना है, इनके लिए कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अगर मेडिकली फिट हैं, आप मेडिकली अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे डिपार्टमेंट को, जब डिपार्टमेंट आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजता है जी, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज देगा, ओके, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। और आप जो पर्टिकुलर डेट वो देगा उस डेट को आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा मेडिकल के बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ वो कराते हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, साइकिलिंग हो गई, थोड़ा वॉक हो गई, चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए थोड़ा 5 सेंटीमीटर का, जी जी। इस तरह के एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो बहुत नॉमिनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, पुलिस की तरह नहीं है कि जैसे आपको 1600 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 7 मिनट में, ऐसा नहीं है। 15 मिनट में आपको 1600 मीटर की वॉक करनी है, कोई भी कर सकता है। ये कोई भी कर सकता है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है एक युवा के लिए। सर जैसे मेरिट लग जाती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका पीछे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ मोटा मोटा आइडिया है आपको कि मेरिट किस किस लेवल पे जाती है? जी, एक्चुअली क्या है कि इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, 20 लाख 30 लाख, तो एसएससी को अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम कराने पड़ते हैं, अलग अलग पेपर सेट करने पड़ते हैं। जी जी। जैसे कि आज की डेट में ही मान लो एसएससी ने 2 एग्ज़ाम करा दिए, तो 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, फिर नेक्स्ट सेटिंग में फिर 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि सेंटर भी उसको चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि पेपर का जो लेवल है, जैसे हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा टफ है, सेकंड शिफ्ट वाला पेपर थोड़ा इजी है। तो इसकी वजह से एसएससी ने एक स्केलिंग प्रोसेस शुरू किया था, जिसकी वजह से कई बार बच्चों के मार्क्स ज़्यादा भी आ जाते थे। मींस अगर किसी ने 100 मार्क्स का पेपर दिया तो हो सकता है उसके 120 नंबर आ जाए 100 में से। जी। ये ऐसा फॉर्मूला एसएससी ने कुछ तैयार किया था जी। तो इसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम बहुत डायनेमिक है, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि मेरिट कितनी जाएगी इस बार, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस है। जी जी जी। इस बार सारे न्यूटन बैठ गए, सारे आइंस्टाइन बैठ गए अगर एग्जाम में, तो मेरिट अपने आप ऊपर चली जाएगी। जी जी। जैसे पहले जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान था, अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पुरानी जो मेरिट्स हैं उसके बेसिस पे अगर हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं टोटल से, तो आपको पोस्ट मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी मेरिट भी आ गई, आपका सिलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन के बाद जैसे ट्रेनिंग प्रोसीजर है, क्या मोटा मोटा कुछ 2-4 पॉइंट आप बता पाएंगे सर? ट्रेनिंग में क्या है कि सबसे पहले एसएससी ने एग्ज़ाम कराया, एग्ज़ाम के बाद आपको सर्विस दे दी कि आप इस मिनिस्ट्री, इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिर एसएससी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस मिनिस्ट्री, उस डिपार्टमेंट को भेज देता है, जिसको डोजियर बोलते हैं जी। वहाँ पर जाने के बाद फिर एसएससी का रोल खत्म हो जाता है, उस डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है जी। फिर वो डिपार्टमेंट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कैसी ट्रेनिंग कराता है, कितने दिन की कराता है, ये उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। सभी डिपार्टमेंटों का अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, हमारे यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग होती है इंस्पेक्टर्स की जी, और ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उस ट्रेनिंग के दौरान वो क्या बताते हैं कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो एक एक्ट पे चलता है, जैसे कि संविधान से देश चलता है, रूल वगैरह जो जी, ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसमें डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे होती हैं, डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट से संबंधित आपको एजुकेट किया जाता है और तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको जॉब के दौरान भेजा जाता है।
और ये हो सकता है किसी मिनिस्ट्री में ये 15 दिन की ट्रेनिंग हो, कहीं पर 1 महीने की हो, कहीं पर 6 महीने की हो, सबका अलग 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 है। अच्छा सर, मैं इसमें ये और पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, सब काम हो चुके हैं, उसके बाद ड्यूटीज़ में जैसे कि आपने पहले बताया सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ कि जब आपने ज्वाइन किया था तो उस दौरान में आपके जो जॉब थे, काम थे, वो क्या क्या रहे, मोटे मोटे 2-4 बताइए। जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं या उससे एक पद ऊपर हैं आप, जैसा मुझे बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा मोटा मोटा बताइए कि एक मार्केट में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जूनियर मोस्ट अथॉरिटी माना जाता है जी। और फील्ड वेरिफिकेशन से लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो सब इंस्पेक्टर ही करता है जी। और डिपार्टमेंट में कई सारी विंग होती हैं, जैसे कि एक टीडीएस सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन हैं, 2-4 मोटे मोटे बटा हुआ रहता है। एक इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम बोलते हैं कि ये सर्च या रेड हो रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन होता है एक अलग, वहाँ पर भी इंस्पेक्टर पोस्टेड रहता है। फील्ड इंक्वायरी करता है वो, जिसके यहाँ पर सर्च होनी है कि उसके बारे में इनपुट्स कलेक्ट करता है जी। फिर असेसमेंट एक सेक्शन होता है जहाँ पर कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उन रिटर्न्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्या जी, तो या उसने कोई चीज़ गलत क्लेम की है जी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इस तरीके से फिर नॉन असेसमेंट भी एक पोस्ट होती है कि जैसे टीडीएस होता है एक सेक्शन, टीडीएस कट जाता है हमारी सैलरी से पहले, जी, जी, जी। तो टीडीएस सेक्शन में भी वो जो क्लेम कर रहे हैं एसएससी उससे जी, जी। उसने सही क्लेम किया है, गलत क्लेम किया है, इस तरह का काम फील्ड और नॉन फील्ड दोनों में इंस्पेक्टर का रहता है। सर एक सवाल और है जी, और आखिरी सवाल है जी, सर, जब हमारे सब तरह की जो प्रोसीजर हैं या प्रोसेस हैं उनसे जब हम गुजरते हैं, जी, उसके बाद में मेरिट के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की। जी, जी, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे मैं बताना चाहूँगा आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, इस टाइप के जो 2-4 आपके जी। पेपर्स हैं वो क्या क्या डिपॉजिट होते हैं? वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जब टियर 4 हो जाता है तो एसएससी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। जी। आपके उसके लिए एक पर्टिकुलर डे फिक्स करता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इस दिन है, जिसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने कास्ट का कुछ क्लेम किया है तो फिजिकल हैंडीकैप का अगर आपने कुछ क्लेम किया है उसके सर्टिफिकेट्स, जाति प्रमाण पत्र, हाँ जाति, और आप दिव्यांग हैं अगर तो उसका दिव्यांग का प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आप एडिशनली क्लेम कर रहे हैं जी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एसएससी ही वेरीफाई करता है। उसके बाद ही वो डिपार्टमेंट को भेजता है। जी, जी। और फिर डिपार्टमेंट पुलिस वेरिफिकेशन कराता है आपके कैरेक्टर का लोकल थाने से कि कुछ आपके ऊपर केस वगैरह फाइल तो नहीं है। हाँ, बस यही। तो सर मैं इसमें जानना चाहूँगा, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हो गए और जो भी आपने बताया दिव्यांग का या आपका जाति प्रमाण पत्र जो आप कास्ट का बता रहे हैं, एक होता है निवास प्रमाण पत्र जी, और एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके कॉलेज से मिलता है या आपके ज़िले से मिलता है। तो इस टाइप के ये सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी सर वहाँ पे? बिल्कुल होती है। और देखिए, जो निवास प्रमाण पत्र है वैसे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में ज़्यादा चलता है कि जैसे मैं यूपी का हूँ तो मुझे रिजर्वेशन यूपी में मिलेगा, मूल निवासी हूँ अगर। मैं अगर आसाम का हूँ तो मुझे जनरल कैंडिडेट माना जाएगा अगर मैं कैटेगरी में भी हूँ तो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी ने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी हुई है कि आप इन लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए। और जब एसएससी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है तो उसमें मेंशन भी करता है वो लेटर में कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आइए। जी, जी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मस्ट है ही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आप किसी जैसे विधायक से बनवा सकते हैं, सांसद से भी, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से और लोकल थाने से आप करा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे YouTube चैनल पर आए और सर मैं अपने युवाओं से कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ फिर भी आज बोलना चाहूँगा, हमारा मकसद केवल आपको एजुकेट करना है, आपको सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराना है
और जैसा कि आज के हमारे मेहमान थे मिस्टर अरुण, जो कि फ़िलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, और इन्होंने जितनी भी जानकारी आपको दी है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और इनके द्वारा दी हुई सलाह और हमारे द्वारा की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में इसको शेयर करें। और जो भी किसी भी प्रकार की नॉलेज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसी सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। और मेरा आपको नमस्कार, जय हिंद,